हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का एकीकरण के 2 चरण पढ़ लिए थे। हमने थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखी थी, है ना। थोड़ी सी हमने क्या देखी थी, पृष्ठभूमि। और उसके बाद में हमने पहला चरण मत्स्य संघ और राजस्थान संघ दूसरा चरण ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे तृतीय चरण। ठीक है, तृतीय चरण को यहाँ पर क्या कहते हैं, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तृतीय चरण का नाम क्या था भाई, संयुक्त राजस्थान था। संयुक्त राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो संयुक्त राजस्थान बना था उसका राज प्रमुख कौन था। तो राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह कोटा के। ठीक है, और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, तो वो थे महाराजा बहादुर सिंह बूंदी वाले। ठीक है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था इस चरण का गोकुल लाल असावा को। ठीक है, गोकुल लाल असावा। और राजधानी कहाँ बनाई गई थी, कोटा को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये जो संयुक्त राजस्थान था फ्रेंड्स, ये संयुक्त राजस्थान जो था इसके अंदर यहाँ तक 10 रियासतें और एक ठिकाना यहाँ पर सम्मिलित हो चुका था। इसका गठन की बात करें तो ये 18 अप्रैल 1948 को गठित हुआ था, बना था। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रमुख शर्त थी। जब आपका संयुक्त राजस्थान बना था तीसरे चरण में, तब इसकी कुछ शर्तें थी। ठीक है, शर्तें ये थी कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा मेवाड़ के महाराणा को आजीवन वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाएगा। यानी कि जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे, उन्होंने बोला कि भाई हम तभी एग्री होंगे, सहमत होंगे, जब मुझे ही वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। यानी कि जब मेरे जो भी बेटे पोते जो भी होंगे वही हमेशा राज प्रमुख बनेंगे। ठीक है ना, ये इसमें कुछ शर्तें थी। नेक्स्ट यहाँ पर और भी एक शर्त रखी गई, वो थी आपकी कि महाराणा को 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीव्यू पर्स, राज प्रमुख को जो पैसे दिए जाते थे पेंशन के तौर पर, मान लो आप, वो प्रीव्यू पर्स कहलाता था। तो यानी कि महाराणा ने कहा कि उसको 20 लाख रुपए मेरे को आप वार्षिक प्रीव्यू पर्स के रूप में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, और उदयपुर को संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी बनाया जाए। उदयपुर को क्या बनाया जाए, संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। ये कुछ कंडीशन थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो भूपाल सिंह की 3 शर्तों को मान लिया गया। ये महाराणा भूपाल सिंह की 3 शर्तें थी कि भाई एक तो मेरे को 20 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रीव्यू पर्स दिए जाए, और वंशानुगत राज हो, यानी कि आगे जो भी राज प्रमुख बनेगा वो मेरा बेटा ही बने, और यहाँ पर उदयपुर को क्या बनाई जाए, राजधानी बनाई जाए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीव्यू पर्स, 5 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कार्यों के लिए, और 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद के भत्ते के रूप में। इस प्रकार से टोटल इनको 20 लाख रुपए सालाना देने का निश्चय किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए थी। ठीक है, और उदयपुर के शासक भूपाल सिंह, उदयपुर के जो शासक थे वो भूपाल सिंह थे। ठीक है, इस टाइम पे उदयपुर के जो शासक थे वो कौन थे, भूपाल सिंह। आपको पूछा जा सकता है कि जब संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था उस टाइम उदयपुर के शासक कौन थे, तो भूपाल सिंह थे, महाराणा भूपाल सिंह। उद्घाटन की बात करें तो यहाँ पर पिछले दोनों चरणों में NV गौडगिल थे। अब तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया और उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया। राजधानी उदयपुर बनाई गई और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ पर उदयपुर के प्रेमा नारायण माथुर, बुरेलाल बया और मोहनलाल सुकाड़िया, ये क्या थे, यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल थे। ठीक है, मोहनलाल सुकाड़िया अपने राजस्थान के आगे चलकर मुख्यमंत्री बने थे। आगे यहाँ पर बात करें तो शाहपुरा का गोकुल लाल असावा, डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या,
कोटा का अभिन्न हरि और बूंदी का आपको ब्रज सुंदर शर्मा, ये सदस्य थे मंत्रिमंडल के अंदर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इस मंत्रिमंडल ने 11 माह तक कार्य किया। यह मंत्रिमंडल पूर्णतया प्रजामंडलों के प्रतिनिधियों से गठित था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण का नाम क्या था? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। इसलिए हम जो राजस्थान दिवस मनाते हैं, जो अपना राजस्थान दिवस अपन मनाते हैं हर साल, वो 30 मार्च को ही मनाते हैं, ठीक है ना। इस 30 मार्च को लगभग राजस्थान का स्वरूप डिसाइड कर लिया गया था। इसके बाद में कुछ एक चीज़ें और जुड़ी थी, कुछ एक क्षेत्र जोड़े गए थे, बाकी जो लगभग इसका स्वरूप था ना राजस्थान का, वो 30 मार्च को हो गया था डिसाइड। तो इसका मतलब अपन 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। मई यहाँ पर हम बात करें अगर, तो मई 1948 को सिरोही का प्रबंध बम्बई प्रेसिडेंसी को सौंपा गया, जबकि जैसलमेर का प्रशासन भारत सरकार अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। सिरोही का जो प्रबंध था, क्योंकि जैसलमेर और सिरोही दोनों भी शामिल नहीं हुए, तो सिरोही शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब उसका जो प्रबंध जो दिया गया था वो प्रेसिडेंट जो बम्बई प्रेसिडेंसी को दे दिया गया, और जो जैसलमेर का प्रशासन था वो खुद भारत सरकार के हाथ में था इस टाइम में, वृहत राजस्थान के टाइम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राजस्थान आंदोलन समिति का भी यहाँ पर गठन किया जाता है इस टाइम पे। राम मनोहर लोहिया ने अपने एक मांग पत्र की मांग की कि जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में मिलाकर वृहत राजस्थान के रूप में एक नई इकाई का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि किस किस को मिलाने के लिए बोला इन्होंने बोला कि जयपुर रियासत को बीकानेर, जैसलमेर और मत्स्य संघ, यानी कि जो मत्स्य संघ जो स्टार्टिंग में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली बना था, उनको मिला दिया जाना चाहिए और एक वृहत राजस्थान का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में आम सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के नरेशों ने पूर्णतः अपने राज्यों के विलय को स्वीकार कर लिया है, यानी कि ये राजी हो गए हैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जयपुर व जोधपुर में राजधानी विवाद। जयपुर और जोधपुर में क्या विवाद हुआ भाई? राजधानी का, कि राजधानी कौन बने, वृहत राजस्थान की राजधानी किसको बनाया जाए। तो यहाँ पर सरदार पटेल द्वारा समिति का गठन किया जाता है और समिति के कुछ सदस्य हैं BR पटेल, HC पुरी और HP सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वृहत राजस्थान का निर्माण किया जाने लगा उस टाइम पे इसकी राजधानी बनाने के लिए डिसाइड किया गया कि जयपुर को बनाना है या जोधपुर को, इसलिए एक समिति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इस समिति की सिफारिश पर राजधानी बनेगी। तो यहाँ पर समिति के जो सदस्य हैं उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं अगर गहराई से प्रश्न बनता है तो, ठीक है ना। BR पटेल, HC पुरी, HP सिन्हा, याद रखना। इस समिति द्वारा जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार से संयुक्त राजस्थान प्लस में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस में एक ठिकाना भी जोड़ दिया, लावा ठिकाना। इस प्रकार से टोटल 14 रियासतें, ठीक है, 14 तो रियासतें और 2 ठिकाने यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं वृहत राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का 30 मार्च 1949 को विलय भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर सिटी पैलेस में उद्घाटन इसका किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया, ठीक है, याद रखना। अब वृहत राजस्थान के जो राज प्रमुख थे, महाराजा प्रमुख, ठीक है ना, वृहत राजस्थान के महाराजा प्रमुख तो कौन थे? भूपाल सिंह, ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह। और राज प्रमुख किसे बनाया? राज प्रमुख बना दिया गया मान सिंह द्वितीय को, जयपुर वाले को, ठीक है, मान सिंह द्वितीय कछुआ को। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह कोटा को। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे यहाँ पर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल में देखो कौन कौन रहते हैं? सिद्धराज टड्डा जयपुर वाले, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर वाले और बूरेलाल बया उदयपुर से, वेदपाल त्यागी कोटा से, रघुवीर दयाल गोयल बीकानेर से, फूलचंद बापना
नरसिंह कछवाहा और राजा हनुवंत सिंह जोधपुर वाले, इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अपन कि 19 जुलाई 1948 को केंद्रीय सरकार के आदेश पर है ना, लावा ठिकाने को जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। केंद्रीय सरकार ने सिफारिश की 19 जुलाई 1948 को, तब जयपुर राज्य में लावा ठिकाना भी सम्मिलित कर लिया गया। राजधानी के रूप में जयपुर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ये जयपुर को राजधानी बनाया गया था वृहत राजस्थान की। ये कमेटी का नाम याद रखना भाई, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी। फिर यहाँ पर विभागीय बंटवारे किए गए कि भाई कौन सा विभाग किस जिले को देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाई कोर्ट जोधपुर में बनाया गया, आज भी जोधपुर में ही है। शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को, आज भी बीकानेर शिक्षा विभाग बीकानेर में ही है। खनिज और कस्टम एवं एक्साइज ये डिपार्टमेंट किस कहाँ पर बनाया गया भाई, आपका उदयपुर में। और वन व सहकारी विभाग कोटा में, जबकि कृषि विभाग बनाया गया भरतपुर के अंदर। ये विभागों का बंटवारा है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे शासकों के बारे में कि वृहत राजस्थान के टाइम में कहाँ का शासक कौन था। तो देखो, जैसलमेर के शासक थे अपने जवाहर सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, जयपुर के मान सिंह द्वितीय, जोधपुर के राव राजा हनूत सिंह, और लावा ठिकाने के जो शासक थे वो थे आपके वंश प्रदीप सिंह, ठीक है, नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है। पंचम चरण, पांचवा चरण देखेंगे एकीकरण का, जो कि आपका 5 मई 1949 को होता है, इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना आप। संयुक्त वृहत राजस्थान, नाम क्या होगा इसका, संयुक्त वृहत राजस्थान। अब यहाँ पर 5वें चरण का नाम तो ये हो गया। आगे पढ़ते हैं, देखो, अलवर और करौली के शासकों ने राजस्थान में विलय के लिए सहमत हुए तथा भरतपुर और धौलपुर के शासक राजस्थान में विलय के लिए सहमत नहीं हुए, ठीक है। ये कुछ विरोधाभास आया। तो अब यहाँ पर जो आपका संयुक्त वृहत राजस्थान बनता है 5वें चरण में, इसमें देखो कौन कौन से शामिल होते हैं। एक तो वृहत राजस्थान, इसके अंदर क्या मिल गया, मत्स्य संघ। इस प्रकार से क्या बना, संयुक्त वृहत राजस्थान बन गया, जिसके अंदर 18 रियासतें और 3 ठिकाने सम्मिलित हो चुके थे यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी बची थी सिर्फ एक रियासत बची थी, ठीक है। तो ये याद रखना आप। आगे नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो देखो, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया, और इसके सदस्य थे R.K. सिद्धावा और प्रभुदयाल, ये 2 सदस्य थे इस समिति के। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो देखो, समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ की जनता राजस्थान में मिलना चाहती है। भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में इसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर षष्ठम चरण, छठा चरण। छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ, जो कि 26 जनवरी 1950 को बना था। ये कैसे बना था, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे 5वें चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान था। 5वें चरण को मिला दिया गया सिरोही में, यानी कि सिरोही को मिला दिया 5वें चरण में। 5वें चरण में क्या बन गया था, संयुक्त वृहत राजस्थान, जिसमें 18 आपकी रियासत और 3 ठिकाने सम्मिलित थे। अब यहाँ पर सिरोही, माउंट आबू, इसको और मिला दिया गया। अब जब इसको मिलाया गया तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सिरोही में माउंट आबू, देलवाड़ा है ना, देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही को इसमें मिला दिया गया था, देलवाड़ा को छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो अब जो राजस्थान संघ बना आपका छठे चरण में, उसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने सम्मिलित हो चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में जब छठा चरण बना था, छठे चरण के अंदर जब राजस्थान संघ बना था, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इस भूभाग को, राजस्थान संघ के अंदर जितना भी आपका क्षेत्रफल था, इसका नाम क्या रख दिया था, इसका नाम राजस्थान रख दिया था, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ेंगे अपन, लास्ट चरण है इसका 7वां चरण। 7वें चरण में पुनर्गठित राजस्थान,
ठीक है। नाम क्या था इसका? पुनर्गठित राजस्थान। राजस्थान हालांकि छठे चरण में कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसका पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। इसलिए कहते हैं कि भाई राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ये किस डेट को आया? तो 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप आया था, ठीक है ना। हालांकि बन तो गया था, ये छठे चरण के अंदर ही कंप्लीट हो गया था। बासाई आयोग फजल अली आयोग की सिफारिश पर निम्न परिवर्तन किए गए। बासाई आयोग बना था एक फजल अली आयोग, इसकी सिफारिश के बाद में कुछ परिवर्तन किए गए। वो क्या क्या थे? एक तो था कि माउंट आबू व देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल ठप्पा, जो कि एमपी में पड़ता था पहले, है ना, एमपी के अंदर का राजस्थान में विलय। कुछ परिवर्तन किए गए। माउंट आबू, देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो कि संघ शासित प्रदेश था उस टाइम में, और सुनेल ठप्पा जो कि एमपी में पड़ता था, इनका विलय अपने राजस्थान में कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो देखो, राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया, है ना। मध्य प्रदेश का तो कौन सा? सुनेल ठप्पा, इसको राजस्थान में मिलाया गया। जबकि आपका जो मध्य प्रदेश के अंदर, सॉरी, जो झालावाड़ जिले के अंदर जो पहले सिरोंज क्षेत्र पड़ता था उसको किसको दे दिया? मध्य प्रदेश को दे दिया। ये परिवर्तन किए गए तो 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अपन राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसको बासाई आयोग भी कह सकते हैं। ये 22 दिसंबर 1953 में क्या हुआ था? गठित हुआ था। भाषाई कारणों को सुलझाने हेतु, यानी कि भाषाई, आपको पता है राजस्थान में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और भाषाई आधार पर लोग कुछ मिलना चाहते थे और कुछ नहीं मिलना चाहते थे। तो जो भाषाई कारण थे उनको सुलझाने के लिए ये एक भाषाई आयोग, जिनको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, इसका निर्माण यहाँ पर किया गया था। अध्यक्ष, चूँकि नाम ही इसका फजल अली आयोग है, तो अध्यक्ष भी कौन थे इसके? फजल अली थे। सदस्य थे उसके 2 हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फजल अली आयोग के 2 सदस्य निम्न में से कौन थे? तो आपका हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर थे। नेक्स्ट यहाँ पर और देखते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 को भारत सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन किया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इस अधिनियम द्वारा राज्यों का श्रेणीगत अंतर समाप्त कर दिया गया था। ये अधिनियम जब आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956 में, इसके तहत क्या हुआ था? राज्यों का जो श्रेणीगत अंतर था ना, वो समाप्त हो गया था। राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया था इस आयोग ने। राज प्रमुख नहीं बनेगा आगे, ये भी समाप्त कर दिया था। भारत में 2 श्रेणी के राज्य रहेंगे, ये बताया है ना। भारत में सिर्फ 2 श्रेणी के राज्य रहेंगे जी। उस टाइम पे 14 तो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे भारत के अंदर। ये कुछ भारत के अंतर्गत जानकारी है कुछ, है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं एकीकरण से संबंधित। इस टाइम पे पुस्तकें देखें तो देखो, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये पुस्तक थी थेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की। द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, लियोनार्ड मोजले की पुस्तक है। द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, ये लियोनार्डो मोजले की क्या है? पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। एक्सेशन टू एक्सटिंगशन, DR मानकेकर की पुस्तक है। ये कुछ, अगर भारत का जी के अगर किसी भर्ती में आता है तो वहाँ पर ये पुस्तकों का नाम पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो एक पुस्तक और आती है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ब्रिटिश मुद्रालय, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर ब्रिटिश मुद्रणालय द्वारा संस्था, ब्रिटिश मुद्रणालय संस्था एक प्रकार की, वहाँ से प्रकाशित हुई थी। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, VP मेनन की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कई बार, है ना। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि भारत के राज्यों के एकीकरण की कहानी, VP मेनन की पुस्तक है। इस एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। बात करें अगर कि सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत की बात करें राजस्थान में तो मेवाड़ थी। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। सबसे नई रियासत झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर।
और उस टाइम पे राजस्थान बी श्रेणी का राज्य हुआ करता था। ये भी आपको कन्फर्म ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप देखो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप यहाँ पर बार बार वीडियो को देखें, 2 से 3 बार वीडियो को देखें। अगर समझ में नहीं आते तो या फिर आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को स्टॉप करके और आप नोट्स भी बाकायदा इसके बना सकते हैं, बहुत यूज़फुल रहने वाला है। देखो हर वीडियो के अंदर कोई भी मैं आपके सामने टॉपिक लेके आता हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल काम की चीज़ें मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। आलतू फालतू चीज़ें अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है 3rd ग्रेड मेंस की डेट आ चुकी है। जनवरी 2026 के अंदर इसके एग्ज़ाम आपको देखने को 100% मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास तकरीबन 10 महीने हैं और आपको पता है 3rd ग्रेड मेंस जैसे सिलेबस को बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको कम से कम इतना टाइम तो चाहिए ही। ये टाइम आपके लिए पर्याप्त है, वैसे कम नहीं है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है। अगर आप अब से ही प्रतिदिन 5 से 6 घंटा कंटिन्यू अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 3rd ग्रेड मेंस के सभी अभ्यर्थी चैनल से जुड़ सकते हैं। राजस्थान जी के टू द पॉइंट करवाऊंगा आपको पूरा कंप्लीट। शैक्षिक परिदृश्य भी मैं करवाऊंगा, सामान्य ज्ञान भी करवाऊंगा और साइकोलॉजी भी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा साइंस और मैथ तो आपको पता है करवाई जाएगी, क्योंकि चैनल मेनली जो है साइंस मैथ का है, तो आपको ध्यान रखें। लेवल फर्स्ट वाले भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि लेवल फर्स्ट वालों को भी बराबर फ़ायदा मिलेगा। आपके भी साइंस और मैथ जीके वगैरह सब कुछ आएगा उसमें, लगभग सिलेबस समानांतर ही है आपका भी। तो आप भी वीडियो को देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।